हमने एक मैट्रिक्स लिया है, तो -1 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। तो अभी एग्जैक्टली हमें क्या इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। जब भी हम ए एंड ए इनवर्स लेते हैं, मान लीजिए हमने कभी ए और ए इनवर्स लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो आई आता है। तो अगर मान लीजिए अगर हमने ये इनवर्स या ए इनवर्स या ये, तो अगर हम, तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आई का, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो ये आउटपुट आएगा। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है कि जिसको ये मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई, यानी कि पहला मैट्रिक्स क्या है, तो पहला मैट्रिक्स है हमें -1 0 0, फिर उसके बाद है 0 1 0, उसके बाद है 0 0 1। तो अगर हम पहला मैट्रिक्स करते हैं यानी ये वाला, यानी कि अगर हम ये वाला मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है, तो पहला क्या है मैट्रिक्स -1, तो ये है -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहला देखते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 0 0, तो ये तो 1 आ रहा है। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन 0 ये 0 ये 0 ये भी 0 आ रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0 0 एंड 0 ये तो आ रहा है। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करेंगे तो 0 0 0, तो ये तो 0 आ रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन 0 -1, तो ये -1 आ रहा है। तो -1 आ रहा है यानी कि सही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो हम इसको शिफ्ट करते हैं और फिर सेकंड देखते हैं। अगर हम इसको सेकंड को देखते हैं तो ये क्या था, 1 0 0, तो ये था 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1 एंड 0 0 -1। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये हो गया -1 0 0, तो पहले मल्टीप्लिकेशन क्या रहा है, -1 0 0, तो ये तो नहीं चलेगा, -1 0 0, तो यहाँ से करेंगे तो नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं चलेगा। तीसरा अगर करते हैं, तीसरा क्या था, तीसरा है -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 1 हो गया, 1 0 0। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को किया मल्टीप्लाई, तो ये 1 आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, ये 0 आ गया। फिर ये 0 ये 0 और ये 0 ये आ रहा है। फिर ये 0 0 0, ये 0 आ गया। फिर ये 0, ये -1 आ रहा है वापस, तो ये -1 आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो यानी कि अभी हमें लास्ट जो है ऑप्शन वो चेक करना पड़ेगा। ये -1 0 0 0 1 0, तो यहाँ अगर +1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 0, तो ये हो जाएगा 1 0 0 हो रहा है। फिर ये 0 0 0, यहाँ 0 हो रहा है। फिर यहाँ ये भी 0 हो रहा है, 0 0 0, ये 0 हो रहा है। फिर 0 0 0 1 0 0 1 0, यानी ये करेक्ट है। उसके बाद है 0 सेकंड रो 0, ये तो हो गया थर्ड के साथ 0 0 0, ये 0 हो रहा है। फिर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो रहा है, 0 0 0, ये 0 0 0, ये 0 हो रहा है, और ये 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स है कि जो हमें वैल्यू दे रहा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर ये डी आ जाएगा। इफ वेक्टर a 3i + 2j - k and vector b is equal to i - j + k, then which of the following is correct? A vector parallel b vector, a vector perpendicular b vector, and b vector का mod is greater than a vector, and a vector mod is equal to b vector। हमने ये लिखा है। तो अगर हम पहले देखें तो पैरेलल थोड़ा ढूंढना तो मुश्किल है,
पहले हम ढूंढेंगे कि इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या रहा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, ये एंगल होता है। तो अगर मान लीजिए अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो ये अगर 0 होता है, अगर ये वैल्यू अगर ए डॉट बी वेक्टर अगर 0 आ गया तो हम समझ लेंगे कि ये वेक्टर क्या है, तो इसका कॉस थीटा 90 है। तो ये है 3i प्लस 2j माइनस के, ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर हमने लिखा i माइनस जे प्लस के। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका इसके साथ, तो 3i स्क्वायर कितना होता है 3, एंड उसके बाद 2j माइनस जे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये जो ए डॉट बी है तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है। अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है, मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन ये वेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता है। तो कॉस 90 कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। और कॉस 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो, तो π/2 हो। तो यानी कि जो अभी हमें गिवन वेक्टर दिए है, अगर ये जो गिवन वेक्टर दिए है तो ये क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं हमें इस केस में। नंबर का हमारा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन -1 to +1 मॉड x डिवाइडेड बाय x। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो मॉड का जो ग्राफ होता है, तो अगर हम 0 पे देखें तो 0 पे ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा यानी कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, तो अगर ये अगर हमने 0 लिया मान लीजिए, तो ये 0,0 हम कंसीडर करते हैं। अगर ये 0,0 कंसीडर करते हैं तो ये हमने कंसीडर किया मान लीजिए 0,0, तो 0 पे क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है फंक्शन की। और वैसे ही अगर हमने ये 0 है और इवन -1 से 0 है, तो 0 पे उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कि 0 से पहले उसका वैल्यू क्या है, तो नेगेटिव आ रहा है। तो यानी कि अगर हम इस फंक्शन को दो फंक्शन में तोड़े, तो यानी कि अगर एक फंक्शन ऐसा लिखे तो हमें अगर -1 इंटीग्रेशन -1 से अगर हम 0 करें, तो जब -1 to 0, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, तो ये -x से खुलेगा निगेटिव वैल्यू होने के कारण, और ये नीचे x हो जाएगा, प्लस ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक जाएगा, और ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा तो ये x/x हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसको देखें और उसके बाद ये dx लिखा है, तो यहाँ भी एक dx लिखेंगे, यहाँ भी एक dx लिखेंगे, तो देखेंगे यहाँ से ये वैल्यू कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 0, तो -1 x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, प्लस यहाँ x कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 1 dx जो है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो माइनस कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बाहर, और जो -1 है और जो dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 से 0, एंड ये जो वैल्यू है प्लस, तो ये 1 प्लस बाहर आ जाएगा। तो ये अगर 1 बाहर आता है तो जो 1 है, तो 1 का मीन्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके 1। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर इसको 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1, और इसकी वैल्यू रखते हैं तो 0 माइनस 1 ये वैल्यू दिया है, प्लस ये वैल्यू हमें क्या दिया है, तो ये हमें 1 वैल्यू दिया है। तो अगर हमें ये 1 वैल्यू दिया है एंड उसके बाद इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये 1 -0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, तो ये तो -1 इंटू हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और ये +1 इंटू ये भी 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू +1 है। तो ओवरऑल जो हमें इंटीग्रेशन निकालने को लगाया था, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो अगर होमोजीनियस फंक्शन चेक करना है तो हमारा जो भी फंक्शन है, तो फंक्शन की जगह पे है ना जो भी है, तो इसको हम t से रिप्लेस करेंगे। f(x) जो है, तो f(x) को हम क्या पुट करेंगे, t जो है तो t से पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ हम t से पुट करेंगे, तो tx कह सकते हैं या ty।
तो अगर हम यहाँ टी ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा टी एक्स एंड टी वाई, ऐसा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे टी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से देखेंगे तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ये वापस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है तो ये पहले होमोजीनियस फंक्शन है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ भी एग्जैक्टली जो भी हमारा एक्स और वाई है उसको टी एक्स और टी वाई से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो जो x है तो इसको क्या लिखेंगे, हम टी एक्स लिखेंगे माइनस 3t y लिखेंगे। तो यहाँ से t कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी एक्स माइनस 3y हो जाएगा। तो यानी कि ये भी फंक्शन उसी फॉर्म में t के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये भी फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो अगर यहाँ साइन स्क्वायर के केस में देखते हैं तो साइन स्क्वायर के केस में क्या हो सकता है, तो साइन स्क्वायर के केस में लिखते हैं तो साइन स्क्वायर के तो y की जगह में क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर होने के कारण तो ये ऑलरेडी टी स्क्वायर लिखेंगे टी स्क्वायर y, और ये x है तो इसको t जो लिखा था यहाँ स्क्वायर होने के कारण हम इसको क्या लिखेंगे, तो टी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जगह टी स्क्वायर x लिखेंगे और ये जो y है तो यहाँ लिखेंगे वाई टी एंड वाई एक्स टी। तो यहाँ देखेंगे तो एग्जैक्टली ये टी स्क्वायर तो कट रहा है, या अदरवाइज कॉमन भी हम कह सकते हैं, यहाँ कट रहा है यहाँ भी कट रहा है। तो यहाँ कटने के कारण क्या हो रहा है, तो यहाँ से जो टी है वो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो है तो ये भी क्या है, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं tan x माइनस tan y को, तो इस केस में अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं एक्स टी से तो tan एक्स टी माइनस सेक वाई टी। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से क्या हम टी को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं और ये टी का मल्टीपल फंक्शन नहीं बन सकता है। तो ये क्या है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन, ये वाला होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो अगर मॉड एक्स का अगर ग्राफ निकालते हैं तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा और ये जो है तो ये 0,0 होता है। तो 0,0 पे ये फंक्शन का जो ग्राफ है मॉड एक्स का वो ऐसे दिखता है। यानी कि क्या है कि 0 से पहले जो मॉड का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो ये निगेटिव दे देगा एंड 0 से जस्ट बाद इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर ये ग्राफ तो कंटिन्यूस है लेकिन इस पर्टिकुलर 0 के पॉइंट पे क्या नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं। वैसे ही अगर हम मॉड x माइनस 1 का ग्राफ निकालते हैं तो अगर हम इसका मॉड x माइनस 1 का ग्राफ निकालते हैं तो यानी कि ये 0 कब हो रहा है, x के वैल्यू पे। तो यानी कि अगर हम इसको 1,0 पकड़ते हैं 1,0 तो 1,0 पे ये ग्राफ लगभग ऐसा कुछ तो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ देखेंगे तो यानी कि 1 से पहले ये ग्राफ कैसा है, तो 1 से पहले ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, 1 के जस्ट बाद ये ग्राफ कैसे है, इंक्रीजिंग। तो यानी कि ये ग्राफ तो कंटिन्यूस है लेकिन 1 पे क्या है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो जाएगा। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका आंसर है जो फंक्शन है हमारा वो क्या है कि कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं। तो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, 0 पे नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और यहाँ भी x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, तो वो अचानक से डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4। तो हमें क्या दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू हमें 4 दिया है। तो हमें क्या पूछा है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू हमें बताना है। तो हमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर हम कोई भी अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट में के टाइम्स ऑफ a कोई मैट्रिक्स हमें डिटर्मिनेंट दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है कि जो भी a का ऑर्डर है, तो a का ऑर्डर कितना है 2, तो यानी कि k रेस टू 2 की पावर में
ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में, हमारे केस में जो तो एक प्रॉपर्टी हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजेंट ऑफ ए, तो ये जो 4 बाहर आएगा, ये 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एंड जो एडजेंट ऑफ ए होता है, तो जो एडजेंट ऑफ ए है, यानी कि अगर एडजेंट ऑफ ए का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। तो यहाँ एग्जैक्टली पावर कितना है हमारे पास, तो ये पावर हमारे पास 2 का है। तो अगर ये पावर हमारा 2 का है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2-1। तो ये हाँ, अगर 2-1 हो गया तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का अंदर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 4 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और बाहर मल्टीप्लिकेशन में कितने है उसके, तो 16 है। तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाई ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 64 आंसर देना चाहिए। तो ये हमारा 64 आंसर इधर लिखा है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ की है, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अगर बाहर निकालेंगे तो जितनी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर है उतनी पावर लेके बाहर आता है। और जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है, तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है, तो अगर उसका अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। E and F are two independent events such that probability of E is equal to 2/3 and probability of F event F is 3/7. Then find the probability of E F dash F बार भी कह सकते हैं। तो यानी कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यानी कि अगर मैं E जो है, तो E इंटरसेक्शन अगर F करता हूँ इवेंट का, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यानी कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो ये हमने यहाँ लिख कर दिया है। तो यानी कि अगर E होता है तो F का कुछ संबंध नहीं है, और F हो रहा है तो E का कुछ संबंध नहीं है। तो यानी कि F का संबंध नहीं है तो जो F डैश है या F बार है या F कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका भी कोई संबंध नहीं आना चाहिए। तो यानी कि जब भी प्रोबेबिलिटी E होगा, यानी कि इवेंट जो E होगा, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ F हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो आ जाएगा 2/3। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x इक्वल टू x³ - 3x + 2, इंटरवल हमें दिया है 0 to 2, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है एब्सोल्यूट, यानी कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2। तो अगर फंक्शन हमने यहाँ लिखा है f of x इक्वल टू x³ - 3x + 2, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, मान लीजिए इवन एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्टली हमने उसका अगर 0 अगर डालते हैं मान लीजिए, तो इसमें अगर हम 0 डालते हैं, 0 वैल्यू अगर डालते हैं, तो अगर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये +2, तो f ऑफ 0 क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। अगर हम उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है 2 भी डालते हैं, तो 2 डालने के बाद ये वैल्यू क्या दे रहा है मैक्सिमम, तो ये वैल्यू दे रहा है, तो ये 2 दे रहा है। एंड इसके बाद ये जो वैल्यू है, तो 2 डालने के बाद ये हो जाएगा 8, ये वैल्यू हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +2। 8 - 6 2 हो रहा है, 2 + 2 ये 4 आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई एक रैंडम वैल्यू बीच की अगर हम मान लीजिए f of 1 डाल के देखते हैं, तो f of 1 डालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, तो 1 - 3। तो अगर ये वैल्यू डाले रैंडमली, तो एग्जैक्टली ये क्या वैल्यू दे रहा है हमें, तो ये दे रहा है हमें -2, तो ये 0 दे रहा है। अगर यानी कि हमने कोई फंक्शन अगर हमने ड्रॉ किया, तो ड्रॉ कर रहे हैं, तो यानी कि 0 पे ये वैल्यू फंक्शन हमें 0 दे रहा है, 2 पे जो वैल्यू है हमें 2 पे वैल्यू हमें ये 4 दे रहा है, यानी कि फंक्शन का वैल्यू कहीं तो यहाँ जाएगा। ओके, एंड f of 1 का वैल्यू हमें 0 दे रहा है, f of 1 का वैल्यू हमें 0 दे रहा है। तो ये जो वैल्यू हमने निकाला है, तो ये एग्जैक्टली ये क्या निकाल रहा है, तो 0 पे यानी कि 0, 0 पे ये तो वैल्यू मान लीजिए 0 दे रहा है, एंड ये जो वैल्यू है तो ये क्या दे रहा है, 1 पे ये 1, 0 दे रहा है, तो ये वैल्यू 1, 0 दे रहा है, तो 1, 0 दे रहा है, सॉरी 0 पे ये 2 वैल्यू दे रहे हैं, तो 0 पे ये 2 वैल्यू दे रहे हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 0,2 हो जाएगा। और ये जो 2 है तो 2 पे वैल्यू क्या दे रहे हैं, 2 पे वैल्यू 4 दे रहे हैं, तो 2,4। तो ग्राफ रफली ऐसा कुछ तो आएगा। तो यानी कि अगर इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में मैक्सिमम हमें वैल्यू क्या दे रहा है ये फंक्शन, तो 4 दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसका वैल्यू है ये एब्सोल्यूट फंक्शन इसका इस इंटरवल में 4 आ जाएगा। लेट ये हमें ए का एक मैट्रिक्स दिया है, तो ए का ऑर्डर जो है वो 3x3 दिख रहा है, 3 रो एंड 3 कॉलम। और अगर बी की बात करें तो 3 रो है एंड कॉलम 1 है, यानी कि ये क्या जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3 × 1। और इसकी बात करें तो 1 रो है कॉलम 3 है, तो 1:1 × 3 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। तो डिफाइंड कौन सा है मैट्रिक्स, इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो A:B, तो A:B क्या हो जाएगा 3:3 × 3:1। तो हमें क्या है कि रो पहले का कॉलम एंड दूसरे का रो सेम होना चाहिए, तो ये डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो है तो ये तो डिफाइन हो रहा है AB, राइट। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये बनेगा 3x1 का, यानी कि 3x1 का ये मैट्रिक्स बनेगा। हम AC की बात करते हैं तो AC क्या है, तो AC के केस में ये था 3/3 × ये कितना है AC है, तो ये है 1:3। तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो रो और कॉलम सेम नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं होगा। अगर ये डिफाइन नहीं है मान लीजिए, तो AC वाले जो भी ऑप्शन है सारे गलत हो जाएगा। तो BA अगर देखते हैं तो BA के केस में क्या है, तो ये तो ऑलरेडी ओनली AB तो करेक्ट आ गया, बट अभी BA की केस देखते हैं। तो यहाँ BA कितना है, B के केस में ये 3:1 है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3:3, यहाँ भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो दो है इसका मान ली कॉलम और इसका रो सेम नहीं हो रहे, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का तो रोज और कॉलम जो है अगर वो मिस मैच कर रहे हैं तभी जाके आपका मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली AB। तो दिस इज आवर आंसर। इफ इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻1/x डिवाइडेड बाय x² dx is equal to k times of 2⁻1/x plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, देन k is equal to। तो एग्जैक्टली अगर हम इस पर्टिकुलर केस में हमें अज्यूम क्या करना है कि अगर हम अज्यूम करते हैं 1/x को अगर मान लीजिए u अगर हम अज्यूम करते हैं, अगर हम इसका du/dx करते हैं, तो इसको हमने फंक्शन u कंसिडर किया है। तो अगर हम इसको u कंसिडर करते हैं तो u करने के बाद इसका जो du/dx हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1/x², ये वैल्यू दे देगा। तो अगर हम जो है तो ये du/dx है, तो du का वैल्यू क्या आ गया, तो du का वैल्यू आ गया 1/x² इंटू dx, ये वैल्यू आ गया। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो ये जो है फंक्शन हमारा, तो ये पूरा फंक्शन, यानी कि अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो x² dx 1/x² dx 1/x² प्लस dx, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये du हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा फंक्शन जो भी हमें गिवन दिया था, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 है, तो 2⁻1/x को हमने u कंसिडर किया, तो हो जाएगा 2⁻, ये हो जाएगा 2⁻u, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻u। और हमने क्या देखा 1/(-1/x²) और dx, इसकी सारे की वैल्यू क्या आ रही है, ये सारे की वैल्यू क्या आ रही है, तो du आ रही है। अगर हम इसको 2⁻u du के साथ अगर मान लीजिए इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें एक माइनस साइन रह गया है यहाँ, तो ये जो 2⁻u du जो है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2⁻u डिवाइडेड बाय ln 2, ये वैल्यू आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। और यहाँ एक माइनस का साइन है, तो 2⁻u क्या हमने कंसिडर किया था, तो 2⁻u हमने कंसिडर, ये माइनस रखेंगे 2 रखेंगे, या 1/x है, और यहाँ ln 2 है एंड यहाँ c है। तो हमें क्या पूछा था, हमें यही पूछा था k टाइम्स ऑफ 2⁻x।
तो ये जो अगर इसमें से इसको सेपरेट आउट कर दे, तो सेपरेट आउट करने के बाद अगर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय ln2 2^1/x प्लस c, ये वैल्यू आ रहा है। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है -1 बाय ln2 -1 बाय ln2। तो ये वैल्यू हमारा k का वैल्यू आ रहा है।